नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्वाति शिखा और स्वागत करती हूं आपका आपके अपने ही कार्यक्रम रियल बाजार में। दोस्तों, इस प्रोग्राम के जरिए हमारी कोशिश यही रहती है कि रियल एस्टेट के हर उन मुद्दों पर चर्चा करें, हर उन मुद्दों के बारे में आपको बताएं जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे घर की साज सज्जा के बारे में, मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर डेकोरेशन के बारे में। मनुष्य की खूबसूरत जरूरतों में से एक है मकान की जरूरत। घर आशियाना जहां हर एक की मूलभूत जरूरत है, वहीं लोगों की एक ख्वाहिश होती है कि उनका घर मकान सबसे सुंदर और प्यारा हो। पुराने जमाने से लेकर आज तक भवनों के निर्माण में नई नई शैलियों का इस्तेमाल होता रहा है। पहले तो होता था कि हमारे घर के अंदर का हम लोग सिर्फ इंटीरियर्स की बात सोचते थे, लेकिन इसमें अब एक ट्रेंड आया है कि बाहर से भी एक मकान जो बने वो खूबसूरत सा बने। ये बहुत नया ट्रेंड नहीं है। आप पुराने ज़माने में किले का भी देखेंगे, बाहर में नक्काशी होती थी। तो लोगों के साथ अब हो क्या रहा है कि पहले लोग या तो किला बना या उस तरह का ऑफिस बना, या जिनके पास बहुत पैसा होता था वो लोग सोचते थे कि भाई मेरे घर के अंदर के साथ साथ बाहर का भी हम लोग कुछ मतलब सौंदर्यीकरण करें और उसको खूबसूरत बनाएं। 21वीं सदी के इस दौर में जहां टेक्नोलॉजी का दबदबा है, वहां भी भवन घर के निर्माण में टेक्नोलॉजी का खासा इस्तेमाल हो रहा है। बात हो एक्सटीरियर की या हो इंटीरियर की, लोग दोनों की डिजाइनिंग पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। साथ ही साथ मार्केट भी टेक्नोलॉजी के साथ तैयार हो चुका है, ताकि मकानों की खूबसूरती में चार चांद लगाया जा सके। आज के दिन में ऐसा हो गया है कि लोगों को लगता है कि मेरा छोटा ही मकान हो, 2 कमरे 4 बेडरूम का मकान हो, दो मंजिला ही हो, लेकिन वो बाहर से खूबसूरत लगे। खूबसूरत लगने के कारण उसकी बाहर के डिज़ाइन चेंज हो गए। डिज़ाइंस के साथ साथ अब एक्सटीरियर जो बनते हैं उसमें हम लोग सिर्फ प्लास्टर नहीं कराते हैं। अगर प्लास्टर भी हो रहा है, किनके पास बजट बहुत कम है, प्लेन प्लास्टर होता है, एक रफ प्लास्टर कराते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग पत्थर या फिर टाइल्स का अब जो आ गया है फैशन, वो यूज करते हैं। नए मकान भवनों के अलावा पुराने भवनों एवं मकानों को भी नए लुक या कहें मेकओवर करने के लिए बाजार तैयार है। आज नए नए कॉर्पोरेट ऑफिस हो या बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग, एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां इसके इस्तेमाल से बिल्डिंग डिफरेंट नजर आती हैं, वहीं दूसरी तरफ साल 2 सालों पर होने वाली मेंटेनेंस से भी छुटकारा मिल जाता है। प्लेन प्लास्टर में होता है कि भाई आपको हर साल उसमें या तो रंग करवाइए या जो भी करवाना पड़ता है, प्रोटेक्शन कराना पड़ता है। पत्थर के साथ भी वही एक है कि पत्थर लगाने के बाद उसकी मेंटेनेंस, सफाई वगैरह में बहुत ज़्यादा ध्यान या खर्चा आता है। लेकिन आज के दिन में ये जो टाइल्स आ गए हैं डिजिटाइज्ड, ये लगाने पर एक तो लुक में बहुत फ़र्क नहीं आता है, खूबसूरत तो है ही, कॉस्ट इफेक्टिव बहुत हो जाता है। सेकेंडली मेंटेनेंस वाइज प्रैक्टिकली ज़ीरो हो जाता है ये चीज़। थर्डली ये जो आपको मीडिया बताए, उसके अलावा भी हम लोग ACP का भी प्रयोग करते हैं। ACP का मतलब हो गया एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल्स। आप बड़े बड़े कमर्शियल बिल्डिंग्स में देखते होंगे कि पूरे बिल्डिंग को ही ढक दिया गया, उसमें कहीं के विंडोज़ के लगते हैं, ग्लास के साथ ACP का होता है। एक अलग लुक के कारण, एक अलग फॉर्मेट के कारण हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। दीवार वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन ACP से बिल्डिंग अगर आपका पहले बना हुआ है, अगर आप पटना में देखेंगे तो जिसको हम लोग कहते हैं अपना बाजार, जिसको कहते थे गांधी मैदान के पास उद्योग भवन, आज के दिन में उद्योग भवन अगर देखेंगे, उसका लुक बाहर से कुछ और था। पहले आर्किटेक्चर के हिसाब से वो दूसरा बना हुआ था, लेकिन आज के दिन में उसको चेंज कराने के लिए तोड़कर उसको अगर हम बनाते तो बहुत ही फर्क पड़ता, वो बन नहीं पाता। उसको क्या किया गया आज के दिन में, वो ACP से कवर करके उसका डिज़ाइन चेंज हो गया। एक तो ये सस्ता मटेरियल है, कॉस्ट वाइज इफेक्टिव हो गई है, और सेकेंडली है कि उसका लुक पूरा चेंज कर दिया हम, मेंटेनेंस फ्री है ये। पहले जमाने की तरह भले ही मकान या घर पैलेस नुमा ना हो, बावजूद एक्सटीरियर के नए नए ट्रेंड्स मकानों को खूबसूरती तो देते ही हैं, वहीं उसे सबसे जुदा भी करते हैं।
आज दीवारों पर टाइल्स के नए नए पैटर्न्स जहां दीवारों को पानी धूल से सुरक्षित कर रहे हैं, वहीं मकान को एक अलग ही लुक भी दे रहे हैं। वो इटालियन मार्बल अगर लगाते हैं आप, इटालियन मार्बल सबसे पहले तो है कि मिलती बहुत कम है, अगर आपको मिलते भी तो उसकी बहुत कीमत है। उसी से आज के दिन में वो जितने भी हैं कंपनी, अच्छे अच्छे कंपनी हो गए, वो उसके सब्स्टिट्यूट ला रहे हैं। अब वो डिजिटल प्रिंटिंग होती है एंड दोज आर विट्रीफाइड टाइल्स। आप उसको इंडोर में यूज़ कर सकते हैं, आउटडोर भी यूज़ कर सकते हैं। लुक वाइज उसमें किसी भी तरह की कमियां नहीं रहती हैं। फिनिशिंग वाइज वो ओरिजिनल मार्बल से बेटर होता है। लेइंग ईजी होता है, मेंटेनेंस ज़ीरो होता है, और सबसे बड़ी चीज़ है सस्ता होता है। आपने देखा कि एक ट्रेंड चल चुकी है अपने घर को सजाने की, संवारने की और नई लुक देने की, और इसके लिए बाजार भी तैयार है अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट के साथ। लेकिन ज़रूरत है आपको पहल करने की, अपने घर की साज सज्जा और सुंदरता को निखारने के बारे में, और इस मुद्दे पर हम और भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपने देखा कि रियल बाजार में किस तरह इंटीरियर और एक्सटीरियर की महत्व बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां लोगों का रुझान इंटीरियर और साज सज्जा की ओर बढ़ती जा रही है, दूसरी ओर बाजार में भी इस प्रोडक्ट को लेकर पांव पसारना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ रहा है, रुझान बढ़ती जा रही है, मार्केट भी अपनी करवटें बदलती जा रही है, और मास को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या है आज मार्केट में रियल एस्टेट के इंटीरियर और एक्सटीरियर के प्रोडक्ट्स, और जानते हैं इनके बारे में और ज़्यादा। आज के एक्सटीरियर डिजाइनिंग में शैली की बजाय रंगों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। चटकीले रंगों से मकान को वाइब्रेंट लुक मिल रहा है। वहीं बाजारों में ऐसे ऐसे डिजाइनर कलर आ रहे हैं जो महंगे तो हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग भी हैं। बीच में जैसे आज से 6-7 साल पहले मार्बल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा था। यहाँ तक कि घर के बाहर भी आप देखेंगे बुच वर्क जिसको कहते थे, रफ फिनिश में पत्थर कटते थे और उस तरह का हम लोग लगाते थे। उसमें एक चीज़ उस समय तो लगा, चूँकि वो नया चीज़ था, थोड़ी सस्ती होती थी। इसमें ईंटा के ऊपर से आप प्लास्टर किया, प्लास्टर के ऊपर से आपने लगवा दिया, नया एक लुक आ गया। लेकिन बाद में ये महसूस किया गया, देखा गया कि उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बिकॉज चूँकि वो रफ सरफेस था, उसमें पानी खींचता था, धूल बैठती थी और काई जम जाती थी, फंगस होता था, मॉस हो जाती थी। उसी का सब्स्टिट्यूट अभी टाइल्स वगैरह भी आ गया है। टाइल्स में आपको हम दिखाएंगे, जो टाइल्स के जो फॉर्मेशंस हैं, जो नए नए डिज़ाइंस आए हैं, मार्बल के बुच वर्क के डिज़ाइंस में भी हैं। तो ये एवर चेंजिंग ट्रेंड्स होते हैं। आज आपको इसका लग रहा है, लेकिन एडवांटेज ये है कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि जो भी चीज़ हम लोग नेचुरल रिसोर्स में पहले सोचते थे, उसका आज के दिन में नया नया टेक्नोलॉजी के कारण हम लोग को सब्स्टिट्यूट मिलता चला जा रहा है। ये जैसे टाइल्स के बारे में बता रहे हैं हम, टाइल्स में हम लोग को पहले उस तरह का लोग, जैसे अब जो कंपनी वाले हैं, कंपनी वाले की सोच जो है, रिसर्च जो करते हैं, वो लोग देखा करे ये बुशवर्क फिनिश में हम लोग अगर टाइल्स ला दे तो उसका चलेगा। एक कंपनी लाई, उसके बाद 2 कंपनी लाई, उसके बहुत कंपनी में अब मिलने लग गए हैं। आमतौर पर लोगों में भ्रम होता है कि एक्सटीरियर या इंटीरियर डिजाइनिंग महंगे होते होंगे, लेकिन 100% ये धारणा सही नहीं है। आज का बाजार मास को देखकर प्रोडक्ट्स मार्केट में लाता है। हाँ, ये जरूर है कि महंगे प्रोडक्ट्स भी बाजार में उपलब्ध हैं। चॉइस हमेशा उपभोक्ता को अपने बजट के अनुसार ही करना होता है। देखिए, ये चीज़ है ना, लोगों के एक्चुअली वहम है, और चूंकि लोगों को जानकारियाँ नहीं है इस चीज़ के बारे में, लोग ये सोचते हैं कि इस तरह का चीज़ बहुत ही महंगा होगा। चूंकि कोई आदमी जब देखता है खूबसूरत मकान को तो ये सोचता होगा कि बहुत पैसा लगा के ये मकान बना है। पैसा तो लगता है, उसमें दो मत नहीं है, लेकिन खूबसूरत मकान का मतलब ये होता है कि चूंकि उसमें एक डिज़ाइन क्या होता है, उसमें एक आर्किटेक्ट रहते हैं, डिज़ाइनर्स रहते हैं, वो जब मिल के बनाते हैं तो वो खूबसूरत लगने लगता। मकान तो छोड़ दीजिए, कपड़ा ही के बारे में बता रहे हैं। एक आप कपड़ा पहनते हैं, वो साधारण सा कपड़ा पहन लीजिए और किसी डिज़ाइनर का कपड़ा पहनिए, दोनों में फ़र्क है। तो वही उसी तरह से मकान में भी है कि जब खूबसूरत मकान लगता है तो लगता है अरे ये तो बहुत महंगा बनाए होंगे, चूंकि उनके दिमाग में आएगा ये डिज़ाइनर से करवाए हैं, डिज़ाइनर का बहुत चार्ज होगा, और उसी कारण से बहुत चार्ज होगा तो बहुत महंगा महंगा सामान लगा होगा। लेकिन अगर आप देखते हैं सब्स्टिट्यूट पे जो आजकल हम बता रहे हैं, टाइल्स वगैरह की बात, महंगा कहाँ है?
महंगा, उसमें भी रेंज है, ऐसा नहीं कि रेंज नहीं है, लेकिन आप अपने पॉकेट के हिसाब से लीजिए। क्या रेंज आ जाता है? 50 रुपए से लेके 500 रुपए तक का आ सकता है ये। बाजार में एक्सटीरियर डिजाइनिंग से संबंधित या इंटीरियर से रिलेटेड वे सारे प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं जो प्राय तौर पर एक आम उपभोक्ता का शौक होता है। बहुत बार देखा गया है कि एक व्यक्ति अपने घर को नेचुरल लुक देना चाहता है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए उसके पास बजट नहीं होता, लेकिन बाजार ने उसे भी पूरा किया है। मकान को वुडन टच देना हो या बैम्बू लुक, आज मार्केट में इसके सब्स्टिट्यूट टाइल्स मिल जाएंगे, जो एक आम आदमी के बजट के साथ साथ मेंटेनेंस फ्री भी होते हैं। वुड फिनिश में भी वही है। अगर हम पैनलिंग कराना चाह रहे हैं कहीं भी, पैनलिंग अगर बाहर से कराते तो बाहर तो हम वुड लगा ही नहीं सकते थे, और उस तरह का वुड लगा के मेंटेन करना आम आदमी की ये नहीं है, बस की चीज़ नहीं है। वहाँ हम टाइल्स लगा रहे हैं। फ्लोरिंग भी अगर टाइल्स वुडन कराना है, वहाँ भी हम लोग टाइल्स लगा देते हैं। फिनिशिंग, फील, सब कुछ वही आता है। आज के दिन सबसे और एक चीज़ है कि जो टाइल्स वगैरह लगाते हैं उसमें हर तरह के रेंज भी आते हैं। सुपर ग्लॉसी, मैट फिनिश, या एकदम पूरा जो है आपका रफ फिनिश में भी आएगा। जैसे लकड़ी का आपको हम दिखाएंगे, उसमें ऐसा लगेगा कि पूरा रफ लकड़ी है जो कि आरा मशीन से निकल के आया है। उसमें आप छुएंगे तो आपको लगेगा कि अरे उसमें तो ये एकदम है ही, वो उस रखरापन जो रहता है वो पूरा रहेगा उसमें। हाल के दिनों में एक्सटीरियर इंटीरियर डिजाइनिंग को लेकर लोगों का रुझान बढ़ा है। कारण साफ है, मकान बनाने में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है जो बार बार सालों साल नहीं किया जा सकता। आज के लोगों की जीवन शैली भागम दौड़ वाली है। किसी के पास समय भी नहीं कि वो एनुअल मेंटेनेंस पर समय दे। बदलते ट्रेंड और बाजार के साथ एक और बात जो उभर कर सामने आई है वो यह है कि आज आम आदमी घबराता है कि शायद इंटीरियर और एक्सटीरियर का काम हमारे बजट के बाहर है या हमारे पॉकेट पर भारी पड़ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज कॉम्पिटिटिव बाजार ने इस भ्रम को तोड़ने में भी सफलता पाई है। और अब इस मुद्दे के बाद एक दूसरी बात जो सामने आ रही है वो है वास्तु का। वास्तु की ओर भी लोगों का रुझान बढ़ते जा रहा है। तो अब हम चर्चा करेंगे वास्तु के ऊपर भी, लेकिन अगले सेगमेंट में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का रियल बाजार में। दोस्तों, इस सेगमेंट में हम बात करेंगे वास्तु का, वास्तु के बढ़ते प्रचलन का। वास्तु वैसे तो भारतीय संस्कृति की पुरानी धरोहर है, लेकिन कुछ समय के लिए ये किताबों और ग्रंथों में ही सिमटी रह गई थी। पर आज एक बार फिर से वास्तु का प्रचलन बढ़ते जा रहा है, लोगों का रुझान इसकी तरफ बढ़ते जा रहा है। तो अब हम चर्चा करेंगे वास्तु के बारे में। घर मकान सुंदर हो सबका सपना होता है, साथ ही सपना होता है एक सुकून भरा आशियाने का, और इसी को पाने के लिए वास्तु डिजाइनिंग का भी प्रचलन बढ़ा है। हालांकि कुछ लोग वास्तु से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन वास्तु के जानकारों के अनुसार वास्तु शास्त्र अंधविश्वास नहीं बल्कि कंप्लीट साइंस है। प्राचीन काल से ही मकान या घर बनाने के लिए वास्तु शास्त्र का इस्तेमाल होता था। भारत के कई प्राचीन ग्रंथों में भी वास्तु की महत्ता को बताया गया है, लेकिन वास्तुशास्त्री मानते हैं कि आज के परिवेश के अनुसार थोड़ा बहुत बदलाव वास्तुशास्त्र में भी किया गया है। वास्तु से मतलब गृह की संरचना से है, उसके वैज्ञानिक या आप कह सकते हैं कि जो पौराणिक विचारधारा है, जो इंडियन मिथोलॉजी है, उसके मुताबिक जो संरचना है उसी को वास्तु बोलते हैं। हमारे पुराणों में वास्तु पुरुष की परिकल्पना की गई है। वास्तव में यह विष्णु भगवान का ही एक अंश रूप है, जो कि माना जाता है कि ईशान कोण की ओर मस्तक किए हुए और नैऋत्य कोण की ओर दोनों पांवों को किए हुए और दोनों हाथों को फैलाए हुए पेट के बल लेटा हुआ है, और इसी के शरीर के ऊपर वास्तु अर्थात मकान की गृह की रचना होती है। अब इसको हम लोग 9 भागों में बांट देते हैं। हमारे जो भी प्राचीन ग्रंथ हैं, जैसे विश्वकर्म प्रकाश है, मय मतम है, चाहे वास्तु वल्लभ मंडनम है, राजवल्लभ मंडनम है, ये सब काफ़ी प्राचीन ग्रंथ हैं और निश्चित रूप से आकर ग्रंथ हैं जिनको हम प्रामाणिक कह सकते हैं। तो इन ग्रंथों में जो रचना की गई है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि पूरे मकान को, गृह को 81 भागों में बांट देते हैं।
आमतौर पर जमीन के आकार को लेकर भी कुछ भ्रांतियां लोगों में हैं, लेकिन वास्तुशास्त्री के अनुसार भूमि का कोई आकार नहीं होता। वास्तु के अनुसार किसी भी भूमि को 9x9 में बांटा जाता है, जिससे जमीन 81 भागों में बट जाती है और उसी के आधार पर वास्तुशास्त्री तय करते हैं कि कौन सा भाग गृह स्वामी के लिए, कौन सा भाग बच्चों के लिए और कौन सा ईश्वर के लिए। हालांकि ईशान कोण ईश्वर का स्थान माना गया है और ऐसी मान्यता है कि इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो वस्तुतः जमीन का आकार नहीं होता है, इस पूरी धरती पर कोई आकार नहीं है। हम कहीं रेखाएं कल्पित खींचते हैं, धरती का कोई आकार नहीं है। धरती तो अपने आप में विराट है। पूरी धरती कितने बड़े आकार की है वह स्वयं आप समझ सकते हैं, उसका आकार आप नहीं बना सकते। वास्तु कहता है कि हमें उतने ही पर विचार करना है जितनी दूर में हवा नहीं पास कर सकती है। अर्थात हमारे जो ईंट सीमेंट बालू पत्थर से जो घिरा हुआ जो हमारा दीवार है, हम उसी वास्तु को विचार करते हैं। जमीन चाहे कैसी भी हो, लेकिन अगर हमने मकान चौकोर बनाया है या आयताकार बनाया है तो वह मकान अशुभ नहीं होगा। मान लीजिए जिसको हम कहते हैं व्याघ्रमुख जमीन, जिसको देहाती भाषा में कहा जाता है बगमुहा जमीन, अशुभ मानी जाती है। वो जमीन अशुभ जरूर है, लेकिन वो मकान उसमें अगर चौकोर बनाया गया है या आयताकार बनाया गया है, वास्तु के नियमों से बनाया गया, तो वो अशुभ हो कैसे सकता है? क्योंकि मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया कि जमीन पर रेखाएं हम खींचते हैं। जैसे देशों का निर्धारण हम करते हैं कि भैया ये भारत है और ये पाकिस्तान है, ये बिहार है और यूपी है। ऐसा बिहार यूपी करके धरती पर कहीं नहीं है, हम बनाते हैं। तो उसी तरह से जो भूमि का आकार प्रकार है वो हम निर्धारित करते हैं। भूमि अपने आकार में है, वो आपके आकार से नहीं चलती। आप सिर्फ मकान बनाते हैं जिसको हम वास्तु कहते हैं, और वास्तु में वास्तु पर ही चर्चा होती है, भूमि के आकार को महत्व नहीं दिया गया है। वास्तु शास्त्रियों के अनुसार घर बनवाते समय वास्तु का ख्याल जरूर ही रखना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता और वास्तु के लिहाज से कुछ कमियां रह जाती हैं। लेकिन वास्तु में उन कमियों को दूर करने के उपाय भी हैं, जैसे स्वास्तिक को मुख्य दरवाजे पर बैक टू बैक लगाया जा सकता है। हमारे भारतीय ग्रंथों में जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें इसके लिए स्वस्तिक का प्रावधान रखा गया है। जो अशुभ स्थल वास्तुशास्त्री के निर्देशानुसार हैं, वहाँ पर आप चांदी का अपने हाथ से एक बित्ते बराबर लंबा और चौड़ा एक स्वस्तिक लगा दें, बाहर और भीतर। यदि चांदी लगाने में सक्षम नहीं है तो गृह स्वामी के हाथ से नाप करके रोली या सिंदूर से एक स्वस्तिक बाहर बनवा दें, भीतर बनवा दें। जैसे मान लीजिए आपका द्वार गलत दिशा में बन गया है, सही पोजीशन पर नहीं है, तो द्वार के बाहरी चौखट पर और भीतरी चौखट पर एक स्वस्तिक बनवा दीजिए और कोशिश करिए कि घर में रहने वाले गृह स्वामी द्वारा या उनकी अर्धांगिनी के द्वारा कम से कम सुबह शाम उनकी पूजा यथाशक्ति यथा बुद्धि होती रहे। कुछ नहीं तो वहाँ दीप दिखा सकते हैं, यह उस स्वस्तिक को चार्ज्ड रखेगा। स्वस्तिक भारतीय वाङ्मय में इसको संपूर्ण ऊर्जा का, संपूर्ण शक्ति का और संपूर्ण ईश्वरीय शक्ति का प्रतिनिधि कहा गया है। हर एक लोगों का सपना होता है कि उनका घर सुंदर हो, लेकिन ये भी जरूरी है कि घर में सुख शांति हो। ऐसे में जरूरी है कि घर को सजाने के अलावा वास्तु पर भी ध्यान दिया जाए, ताकि आपका घर मकान भी सुंदर और समृद्ध हो सके। इस एपिसोड में हमने चर्चा की सुंदर एवं वास्तु आधारित मकान बनाने की, और इसके लिए लोग इतने सजग हो चुके हैं, कंसर्न हो चुके हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी लोगों को सर्व करने में जुटी हुई है। आज लोग कम आय में भी, सीमित पैसे में भी अच्छा, सुंदर और वास्तुयुक्त घर बनाना चाहते हैं। इस पूरे कार्यक्रम में हमने आपके साथ चर्चा की मकान, उसके सौंदर्यीकरण और वास्तु के बढ़ते प्रचलन के बारे में। ऐसे मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे, पर आपके भी मन में अगर कोई सवाल हो या सुझाव हो तो आप हमें लिख भेज सकते हैं इस मेल आईडी पर। हमारा मेल आईडी है realbazaar.etv@gmail.com। अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, तो अब
मैं स्वाति शिखा अपनी पूरी टीम की ओर से आपसे विदा चाहूंगी, इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी जगह इसी समय में। तब तक के लिए नमस्कार।